वो क्यों नहीं आई? सारंग के मुंह लटका देखकर दाइम से पूछा। अली से पूछना, वो बता देगा। हाँ हाँ, इससे पूछा ताकि वो इस बेचारी को घर बैठे ही बेवक कर दे। ज्यादा बेवक न कर, अब आ जा नीचे। खुशबू लगाकर आखिर को तेरे ससुराल वाले आए हैं। उसकी कंधे पर हाथ मारता श्रीनो तलाल और सारा इनके पास बैठे थे। अली को देखते ही इसकी तरफ लपका। अब कैसे हो? ज्यादा चोटें तो नहीं लगी? तुम्हारे सामने ही हो, देख लो। बला वजह स्वामी ने तुम्हें परेशान किया। आंटी और अंकल से मिलकर इनने एक्सीडेंट की तफसीलें बचाने के बाद अब वो सब खुशगपी में मगन थे। सारिम की हालत देखकर अदन ने सलमी आंटी को मुखातब किया। आंटी जी, राबील क्यों नहीं आई? सारिम ने फौरन कान आंटी की तरफ किए। बेटा, इसके पेपर हैं, वो पढ़ रही थी। इसने कहा था मैं खुद ही दाइम से फोन पर बात कर लूंगी। हाँ, इससे बड़ा पढ़ना है। नालायक ही सही ना हो तो जाता एक गिलास भी नहीं आता, जाता एक गिलास नहीं है और जानबूझ कर नहीं आई। पता है मुझे। थारम जले दिल से इन दोनों को कह रहा था। ये तुम लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हो? अली अपनी डैडी के पास से उठकर सारम के साथ आकर बैठ गया। दाई मुर्तजा अंकल से कोई बात कर रहे हैं। सारा, सलमी और अदन आपस में बातें कर रही थी। इधर उधर देखते हुए थोड़ा सा और खसक कर सारंग के बिल्कुल साथ लग गया। नहीं नहीं, यहाँ भी क्यों बैठना है? मेरी गोद में आ जा। सारंग पहले से जला बैठा था। सामी, घर का मेन मेंबर किधर है? कहीं नजर ही नहीं आ रही। कहीं अल्लाह के हुक्म से जहाँ फानी से कोश तो नहीं कर गई? सारंग ने भी इधर उधर देखकर मुंह बिल्कुल इसके पास कर लिया। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे। इसलिए बात का मुझे भी नहीं पता। बस मम्मी ने डैडी के पूछने पर इतना बताया था कि वो सुमिया खाला के कहने पर वापस चलेगी। हालांकि बात कुछ और है। इसे दाइम ने यहाँ से भगाया है। तो तूने पूछा नहीं? दाइम से पूछा था। इसने कहा आइंदा मेरे सामने इसका नाम नहीं लेना। मगर मैंने भी शरफू को एक डोंग डोंग देखकर मालूमात ले ली है। इसने कहा है नेहा बीबी घर से रोते हुए की है और दाइम ने कहा है अगर ये दोबारा यहाँ आए तो इसे गोली से उड़ा देना। ओ बल्ले बल्ले, यानी मसला कुछ और है। अब तो रहने दे, मैं खुद नेहा से पता करूंगा। कोई फायदा नहीं है। मैंने इसे बहुत कॉल की मगर इसने एक बार भी नहीं उठाया, बल्कि मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। लेकिन मैं भी सारम हूँ। शरफू के नंबर से इसे रोज मिस कॉल मारता हूँ, कभी तो उठाएगी ना। दाइम के नंबर से करना फिर उठाएगी। बेटा, दाइम ने इसे घर से निकाला है। अब वो हमारी दुश्मन नंबर 1 बन चुकी है। जब दाई ने इन्हें हर शे से गाफिल और लड़कियों की तरह सर जुड़े बैठे देखा तो खुद भी फौरन अली के साथ लगकर बैठ गया। आजा शहजादे, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मैंने सुना है तेरी पहली मोहब्बत घर छोड़कर जा चुकी है। नहीं यार, वो सारम की आखिरी मोहब्बत है। देखना तुम इधर ही आएगी। सारम ने फौरन कानों को हाथ लगाए। लेकिन सारम की मोहब्बत को तो चौकीदार ने देखते ही गोली से उड़ा देना है। अली की बात पर सारम भी इसके भरपूर साथ देने पर मुर्तजा अंकल की जान मतवज्जो हो, जो जाने के लिए खड़े हो चुके। मुर्तजा, कुछ देर तो बैठो, इतने दिन बाद आए हो और अभी जा रहे हो? तलाल ने इन्हें खड़े होते देखकर कहा नहीं यार, अभी ऑफिस जाना है। जैसे ही अली ने बताया हम फौरन चले आए। अब तो लोग आना किसी रोज हमारी तरफ। जी जी अंकल, हम बहुत जल्द आएंगे। इनफैक्ट हम आजकल में आने ही वाले हैं। तलाल की बोलने से पहले ही सारंग बोल पड़ा। जरूर बेटा, वाई नॉट। तुम तो कभी आए ही नहीं, बस मुस्तकबिल में सिर्फ मैं ही आया करूंगा। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। क्यों, तूने मेरे घर क्यों आना है? जब हम सब आ गए हैं तो तेरा आना जरूरी है क्या? डैडी की मौजूदगी बायस अली ने आवाज आहिस्ता रखी। बिल्कुल बहुत जरूरी है। चल अब शाबाश, कल परसों तक आएंगे हम। खाने का जरा अच्छे से इंतजाम कर लेना। वो चहकता हुआ इन्हें खुदाफिज कहकर वापस आ गया। तुम कहाँ जा रहे हो? तलाल ने जब कुछ देर बाद इसे बिल्कुल तैयार देखा तो हैरत से पूछा। ऑफिस क्यों? कोई ज़रूरत नहीं है। खामोशी से घर में रेस्ट करो प्लीज़। डैड, मैं थक गया हूँ घर में रेस्ट कर करके। अब और नहीं होती, बहुत काम पड़े हैं। सो आज जाने है। कोई काम नहीं पड़ा, मैं सब कुछ चेक कर चुका हूँ। तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं और अभी से चल पड़े हो? अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बाजू में भी दर्द नहीं है। प्लीज़ डैड, मैं बोर हो गया हूँ घर में रह रह के। अगर ज़रा सी भी तबीयत खराब हुई तो वापस आ जाऊंगा। तलाल ने मुस्कुराकर से देखा। ये वही था जो ऑफिस न जाने के लिए इनकी मिन्नतें करता था और आज वो घर में बैठ बैठ कर बोर हो गया। ओके बेट, ड्राइवर को साथ लेकर जाना। खुद ड्राइविंग करने की जरूरत नहीं। ओके, जैसे आप कहें। वो इन्हें मुस्कुराता छोड़कर लाइन से बाहर निकल गया। रात को सारा की गाड़ी बाहर जाता देखकर फौरन सारंग ने इसके पास आया। चलो तुम दोनों, अब मम्मी बाहर चली गई हैं, अब हम डैडी से बात करते हैं। आए भाभी, जल्दी आए, कहीं डैडी सो ही न जाएं। कहाँ गई है मम्मी? इनकी किसी दोस्त की यहाँ पार्टी है, वहाँ गई हैं। चलो अब तुम दोनों जल्दी आओ। नहीं यार, आज मैं बहुत थक गया हूँ। सच्ची मोहब्बत बहुत दिन सच्ची मुझे बहुत दिन बाद नींद आ रही है। फिर कभी बात करूंगा। दाइन की बात और उसे गर्दन से पकड़कर तलाल के कमरे तक लाया। इन तीनों को इस वक्त देखकर वह हैरान हुआ। क्या हुआ? इन्होंने किताब बंद करते हुए साइड पर रखी। वो डैड, हमने आपसे एक बात करनी है। अदन ने बेड के सामने पड़े सोफे पर बैठते हुए कहा। दाइम तलाल की दूसरे जाने बैठ गया, जबकि सारम शर्मीली लड़की बना इनके पाँव के पास बैठा। हाँ बेटा बोलो। कि तलाल की बात पर इसने दाइम की जानब देखा। हम एक्चुअली डैडी आपका 2 नंबर बेटा, आई मीन
दूसरे नंबर वाला बेटा जल्दी से जल्द शादी का होशमंद है, आपकी आसानी के लिए इसने लड़की भी खुद ही ढूंढ ली है, बस अब ये अपने निकाह के छुहारे खाना चाहते हैं। दाइम ने कहकर ऐसे बोलने का इशारा किया। डैडी, मैं चाहता हूँ कोई ऐसी लड़की हो जो खूबसूरत होने के साथ एजुकेटेड, ज़हनी, टैलेंट, वेल मेरिटेड भी हो, जो हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़े रखे, जो हमारे घर में आते ही रोशनी बिखेर दे। इसने कहकर फिर से सर झुका लिया। मेरा ख्याल है तुम नेहा की बात कर रहे हो, तलाल ने परसोज नजरों से इसे देखते हुए कहा। दाइम के हल्के से बेहतर के मुंडा शर्मीली लड़की ने तड़प कर सर उठाया। खुदा का खौफ करें डैड, इससे बचने के लिए तो मुझे ये पापड़ बेलने पड़े हैं, वरना दरअसल दाइम और भाभी को राबिल पसंद है और यकीनन आपको भी होगी, और आप कभी भी इन दोनों की बात को रद्द नहीं करेंगे। सो जो आपकी खुशी है मेरी खुशी, मुझे कोई इतराज़ नहीं। इसकी बात पर दाइम का मुंह खुल गया। अरे नहीं यार, मैं तो नेहा पर भी खुश हूँ, इसलिए बड़ी और क्या बात हो सकती है, कुमारी भाभी बन जाए, मम्मी की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। क्यों आदि? हाँ बिल्कुल, फिर हम कल को राबिल की बजाय नेहा की तरफ चलते हैं। अदन ने भी इस खबर पर साथ दिया। तुम दोनों चुप कर जाओ, खबरदार कोई एक लफ्ज़ भी न बोला। डैड आप इन्हें छोड़ें, सिर्फ मेरी बात सुने। नहीं, ये दोनों ठीक कह रहे हैं, चलो नेहा ने भी हो राबिल भी ही सही, मगर मैं चाहता हूँ तुम पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करके अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाओ, 3-4 साल बाद करेंगे तुम्हारी शादी। तलाक की बात है, जहाँ इन दोनों के मुंह से हंसी के फुहारे फूटे, वहीं सालिम की आंखें उबल पड़ी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, किसी सूरत तक इंग्लैंड वापस नहीं जाऊंगा जब तक मेरी शादी न हो जाए। आपको मेरा जरा सा भी एहसास नहीं है क्या बनती मेरे दिल पर? बस मैंने कह दिया, कल को हम अंकल मर्तज़ा की तरफ जाएंगे राबील का हाथ मांगने, बल्कि पूरी राबील मांगने। मैं इंग्लैंड जाऊंगा तो अपने साथ लेकर जाऊंगा, वरना मैंने हरगिज़ नहीं जाना, हुआ मैं इस सिर्फ मैटर में फेल ही क्यों ना हो जाऊं। राबील राजी है? लाल ने दाम कहा। अरे कहाँ राजी है, वो तो इससे मुंह तक नहीं लगाती। यही है, हाथ पांव धो के इसके पीछे पड़ा हुआ है। डैड मुझे राबील बहुत अजीज है, मैं किसी सूरत भी इसकी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। बेहतर यही है आप इसकी वापसी की सीट कंफर्म करवाएं। इसकी बात पर सारम ने गुस्से से बल खाते हुए साइड टेबल पर पड़ा लैंप उठा लिया। डैड इसका मुंह बंद करवा लें, वरना आज ये लैंप मैं इस पर तोड़ दूंगा। ओके ओके, कल चलेंगे, पहले मेरा लैंप वापस रखो। ये कल अगर मुर्तज़ा ने इनकार कर दिया तो ऐसे कैसे इनकार कर देंगे? इतना हैंडसम दामाद इन्हें चिराग लेके भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। डैड मैंने बहुत से टप्पे याद कर लिए हैं, अब मैं अपनी दिन रात की मेहनत अब पानी फिरता नहीं देख सकता। प्लीज़ डैड प्लीज़। ओके फिर कल को सब तैयार रहना, सारा से मैं बात कर लूँगा, कल चलेंगे। ओह माय गॉड डैड, यू आर सो स्वीट, आई लव यू सो मच। वो फौरन उछलकर तलाले गले लग गया। नहीं नहीं डैड, कल नहीं परसों चलेंगे। नहीं। दाइम के कहने पर इसने फौरन एक मुक्का इसकी कमरे में मारा। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? क्यों तुम मेरी खुशियाँ बर्बाद नहीं, खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही? आखिर क्यों तुम मेरे दुश्मन बन गए हो? नो वे, कल मेरे गेस्ट आ रहे हैं, कल किसी सूरत नहीं, परसों चलेंगे। और अगर परसों को भी कोई गेस्ट आया ना तो मैंने अकेले ही चले जाना है, फिर कोई ना कहे मुझे। वो केश इस पर फेंक कर गुड नाइट कहता बाहर चले गया। ओके डैड, हम भी लोग चलते हैं, गुड नाइट। वो दोनों भी दलाल को गुड नाइट कहकर चले गए। आदि अब बाहर चलते हैं। इसने आदि का दन को थोड़ियों की तरफ बढ़ता देख कहा, इस वक्त बिल्कुल इसी वक्त मेरा वॉक करने का दिल चाह रहा है, आओ चलें। रात के इस वक्त वह स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में इसका हाथ हमें सड़क पर चढ़ रहा था। सड़क के किनारे लगे दरख्त हवा से झूम रहे थे, तारा ने पूरे आसमान को ढांपा हुआ था। वाह कितना अच्छा लग रहा है, हम रोज आया करेंगे इस वक्त वॉक करने। इसने दाइम के इस वक्त बाहर आने के आइडिया को सराहाया। जो हुक्म आपका, आई हैव आ सरप्राइज फॉर यू। क्या? अदन ने इख्तियार से पूछा। आज नहीं, कल बताऊंगा, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। हाँ तो फिर सरप्राइज के अंदाजा भी अपने टाइम पर ही आते हैं ना, पहले बता दिया फिर क्या फ़ायदा, लेकिन पहले मुझसे वादा करें, सरप्राइज देखने के बाद आप घर से जाने की ज़िद नहीं करेंगी। क्या मतलब, मैं क्यों जाऊंगी? मुझे पता है आपने जाने की ज़िद करनी है, लेकिन मैंने हरगिज़ भी जाने नहीं देना। हैरत है, ऐसा भी कौन सा सरप्राइज है? बस है ना एक, पहले वादा करें, वरना मैं कोई सरप्राइज नहीं देना। ओके वादा, अब कायम भी रहना वादे पर। कुछ देर बाद वो दोनों इसी तरह बातें करते हुए वापस घर की तरफ जा रहे थे। आज आपने ऑफिस नहीं जाना? इसने दाइम को रिलैक्स बटा देकर कहा। नहीं, आज कुछ गेस्ट आने हैं, आज नहीं जाना, बस आप अच्छे से तैयार रहना, मुझे आपको मिलवाना है इनसे। ओके। तलाल भी आज घर पर ही थे। दोपहर के वक्त अजमी दाइम का पैगाम लेकर आई। बीबी जी, दाइम साहब कह रहे हैं नीचे आ जाए, मेहमान आ गए हैं। वो अजमी के बाद पर सर हिलाकर इसके साथ चल दी। बीबी जी, रिंग आप पर बहुत ही खुल रहा है। पर्पल कलर पहने इसकी रंगत दमक रही थी। अजमी के बाद तो मुस्कुराकर डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ी, लेकिन अंदर से आती आवाज़ें सुनकर कदम एक पल को वहीं साख्त हो गए। इन आवाज़ों को सुनने के लिए इसकी कान तरस गए थे। वो यकीनी से आगे बढ़ी, सामने बैठे अफराद को देखते हुए मुंह पर हाथ रखे, आंखों में आंसू लिए दरवाजे के बीचों बीच खड़ी रहेगी। अदन, देखो कौन आया है। दाइम की बात पर इसने इसकी जानब देखा, जो तलाल और सारा की मौजूदगी वह सर नफी में हिलाकर इसे कुछ न कहने का इशारा कर रही थी। अदन मेरी जान। अम्मा फौरन इसकी तरफ आई, जोर से अम्मा के गले लगते हुए इसकी आंखें बरस पड़ी। वो कितनी देर बाद
آج ان سے مل رہی تھی۔ اس نے حساب لگانے کی کوشش کی مگر کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ روتے ہی اس کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ اس نے ان کی بات پر سر ہلایا۔ آنسوں کا بند ہلکا پھنسنے کے باعث منہ میں الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اپنے بابا سے ملو، اماں کے کہنے پر وہ فوراً بابا کے سینے سے لگی۔ تم ٹھیک ہو نا میری جان؟ بابا نے اسے زور سے گلے لگے جیسے اس پاس ہونے کا یقین کر رہے ہیں۔ اتنی دیر بعد اسے آج گلے لگا کر ان کے اندر ٹھنڈ سی اتر گئی تھی۔ بہت مشکل سے نواب عالم نے اپنے آنسوؤں کو واپس اندر اتارا۔ میں ٹھیک ہوں بابا۔ اس نے اسے اپنے اماں کے پاس اٹھا لیا۔ سارا اسے بیٹھا دیکھ کر فوراً ایکسکیوز می کہتی اٹھ کر چلے گی۔ عدن کے لیے ان کے دل میں نفرت کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ اماں گھر میں سب کیسے ہیں؟ عبداللہ بھائی، حیدر اور بھابیاں سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ عدن بیٹا، آپ بھابی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، ایزی ہو کر باتیں کرو۔ دلال کی بات اور وہ فوراً اٹھی۔ اوکے ڈیڈ، آئیں اماں اوپر چلتے ہیں۔ دلال نے نواب عالم کے ساتھ اپنا پسندیدہ موضوع سیاست شروع کر دیا اور اماں کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اماں نے دوبارہ روتے ہوئے اسے سینے سے لگا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اماں، آپ کیسی ہیں؟ اماں میرا کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب جہانگیر نے کیا۔ میں جانتی ہوں میری جان، سب کچھ جانتی ہوں۔ میں روز بابا اور عبداللہ بھائی کا نمبر ٹرائی کرتی ہوں۔ فون کیوں بند ہے آپ سب کا؟ کیا بتاؤں میں تمہیں؟ تمہاری گمشدگی کی خبر جو بھی سنتا دن میں 10 بار ہر کوئی فون کرتا، لوگوں سے جتنے منہ اتنی باتیں۔ تنگ آ کر ان دونوں نے اپنے اپنے نمبر بند کر دیے۔ اماں بھائی اور بابا مجھے غلط تو نہیں سمجھ رہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں سمجھیں گے تمہیں؟ وہ سب کچھ پتہ ہے انہیں۔ اماں نے اس کے آنسو صاف کیا۔ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ میرا دائم آیا تھا کل ہمارے پاس، تمہارے بابا گجرانوالہ گئے ہوئے تھے، عبداللہ ہی اسے گھر لے کے آیا۔ عبداللہ تو کل ہی آنے والا تھا مگر تمہارے بابا کا انتظار کر رہا تھا اور رات آئی اور ہم تمہارے پاس چلے آئے۔ عبداللہ، حیدر، مہوش اور فاطمہ سب کہہ رہے تھے تمہیں ساتھ لے کر آئیں۔ تم خوش تو ہو نا؟ گھر میں سب لوگ کیسے ہیں؟ میں بہت خوش ہوں، گھر میں سب بہت اچھے ہیں۔ تمہاری سانس کیسی ہے؟ دائم تو مجھے بہت اچھا لگا جب سے وہ تمہارا بتا کر آئے ہیں۔ مجھے تو تب سے بے چینی تھی کہ کب صبح ہو اور میں تیرے پاس آ کر اڑ کے آ جاؤں۔ وہ لڑکا کیا بلا نام تھا اس کا؟ ہاں سارم، وہ بھی بہت اچھا ہے، بڑا شریف سا ہے۔ جب سے ہم آئے ہیں نظریں جھکا کر ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اماں کی بات اور آنسو پوچھتی ہوئی ہنس پڑی۔ وہ صرف مہمانوں کے سامنے اتنا شریف بنتے ہیں؟ بالکل پریشان نہ ہو، یہاں پر سب بہت اچھے۔ ہاں طلال بھائی تو واقعی بہت اچھے ہیں۔ تمہاری سانس کا کیا نام ہے؟ بڑی نہرے والی لگی ہے مجھے۔ نہیں اماں، بہت اچھی ہیں وہ۔ تمہیں یہاں پر خوش دیکھ کر میرے سارے دکھ ختم ہو گئے ہیں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی یہ دن کیسے گزارے ہم نے۔ اماں اسے سینے سے لگا کر میر عالم کی موت اور جہانگیر کے انجام کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ بیتی آنکھوں سے مکافات عمل کو سن رہی تھی۔ اماں آپ تھکی ہوں گی، کچھ دیر کے لیے لیٹ جائیں۔ نہیں، تمہیں دیکھ کر میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے بیٹھی ہو۔ انہوں نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ چومے۔ اچھا میں اب نیچے چلتی ہوں، تمہاری سانس کے پاس تو میں بیٹھی ہی نہیں۔ تم ایسا کرو اپنے کپڑے رکھ لو، کچھ دن کے لیے ہمارے ساتھ چلو۔ ٹھیک ہے آپ چلیں، میں ابھی آئی۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں آیا۔ وہ ہینگر سے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ رہی تھی۔ پھر کیسا لگا سرپرائز؟ اس کی آواز پر نیم آنکھوں کے ساتھ مڑی۔ خوشی کے اظہار اس کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ میرے پاس تھینک یو کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ مجھے تھینک یو چاہیے بھی نہیں، میں صرف آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے آنسو نہیں دیکھ سکتا، پلیز آئندہ نہ رونا۔ اٹ ول بی ابنٹینس فار می۔ اور یہ کہاں کی تیاری ہے؟ اس نے بیڈ پر پڑے کپڑوں کو دیکھ کہا۔ اماں نے کہہ رہی ہیں کچھ دن کے لیے ہمارے ساتھ چلو۔ نو نیور، کل رات کیا وعدہ کیا تھا میرے سے؟ مائی گاڈ، آپ نے مجھ سے اس لیے وعدہ لیا تھا؟ بالکل، اور اب آپ کہیں نہیں جا رہی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میرا اتنا دل کر رہا ہے سب سے ملنے کو، تو میں خود لے کر جاؤں گا نا آپ کو ملوانے کے لیے، مگر وہاں جا کے رہنا نہیں۔ یعنی کہ اب میں وہاں جا کے رہ بھی نہیں سکتی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل رہ سکتی ہیں، چاہے پورا دن رہنا۔ میں خود کسی دن آفس جاتے ہوئے چھوڑ آؤں گا اور شام کو آتے ہوئے واپس لے آؤں گا۔ اور کچھ؟ اس نے زج کر دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ آپ بہت بڑے چیٹر ہیں، آئندہ میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کروں گی۔ اس نے غصے سے کپڑے واپس الماری میں پھینکنے شروع کیے۔ دائم نے پیچھے سے آ کر اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ آفس سے واپسی پر میں ہر روز آپ کو گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں ایک پل کے لیے بھی آپ کو خود سے دور نہیں کر سکتا، پلیز۔ اس کی گھنگرو لہجے میں کہی گئی سرگوشی پر عدن کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی۔ تو میں کون سا کہیں جا رہی ہوں، یہی تو ہوں۔ اب کی بار اس نے کپڑے آرام سے ہینگر میں لٹکا کر واپس رکھے۔ تبھی عزمی لنچ کا کہنے آئی۔ انہیں بعد میں سیٹ کر لینا، اور پہلے لنچ کرتے ہیں، وہ سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ان دونوں کو سینے سے اترتا دیکھ کر اماں نے دل ہی دل میں نظر اتاری۔ بے شک وہ ان کی بیٹی کے لیے پرفیکٹ تھا۔ لنچ کی کچھ دیر بعد نواب عالم جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عدن بیٹا ہمارے ساتھ چلو، اماں نے کہا۔ ہاں، آپ بھابی کو بھی ساتھ لے کے جا رہی ہیں؟ سارم نے لڑکیوں کی طرح منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہاں بیٹا، جب سے اس کی شادی ہوئی ہے ایک بار بھی رہنے نہیں آئی۔ آنٹی جو
جی میرا تو کل کو انہوں نے رشتے لے کے جانا ہے، اگر بھابھی نہ ہی تو کیا فائدہ، میں مزید اپنی شادی میں تاخیر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ پھر سے اپنے دوٹھے لے کے بیٹھ گیا۔ آنٹی جی آپ فکر نہ کریں، میں خود عدن کو لے کر آؤں گا 1-2 دن تک۔ دائم کے کہنے پر انہوں نے مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ عدن کو ہنستا دیکھ کر اماں اور بابا دونوں کے اندر ڈھیروں سکون نظر آیا۔ ٹھیک ہے بیٹا جلدی آنا، انہوں نے دائم کی پیشانی چوم کر کہا۔ آنٹی آپ میری شادی میں ضرور آئیے گا، بس اللہ کی کرم سے اس مہینے میری شادی ہو جانی ہے، بلکہ شادی کروا کے ہی میں خود آپ کے گھر دعوت کھانے آؤں گا۔ بھابھی آئیں نہ آئیں میں ضرور آؤں گا، کیونکہ پھر تو میں نے انگلینڈ چلے جانا ہے، بس آپ میری جلد سے جلد دعوت کر لینا۔ طلال کے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر اس کی زبان کو بریک لگا۔ ضرور بیٹا کیوں نہیں اماں، مجھے گھر پہنچ کے فون کر دیجیے گا، اس نے اماں سے ملتے ہوئے کہا۔ جب تک ان کی کار نظر سے اوجھل نہیں ہوئی وہ باہر کھڑی نہیں دیکھتی رہی۔ بس کریں بھابھی ادھر آ جائیں اور اپنی سہیلی کو فون کر کے بتا دیں کل کو بریانی ذرا اچھی سی بنائے۔ وہ سارم کی بات پر ہنستے ہوئے اندر آ گئی۔ اگلے روز ناشتے کے فوراً بعد سارم تیار ہو گیا۔ تم لوگ کیسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو؟ جانا نہیں ہے کیا؟ وہ ریسٹ واچ باندھتا ان سب کے سر پر آ کھڑا ہو۔ تم اتنے بے صبرے کیوں ہو رہے ہو؟ سسرال والوں کو ناشتہ تو کر لینے دو، ابھی جا کر ہلا بول دینا ہے کیا؟ دائم کی بات پر وہ منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ اچھا علی کو مت بتانا، اچھا ہے وہ آفس چلا جائے گا پھر ہی جائیں گے ہم۔ خبردار اگر تو نے وہاں جا کر رابی کو کچھ کہا، بہتر ہے میں علی کو کال کر دیتا ہوں۔ تم تو میرے پکے دشمن ہو، آج نیہا نہیں ہے تو اس کی کسر تم پوری کر دو۔ ڈیڈ اب اٹھ بھی جائیں نا، آج تو آپ لوگوں کو ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی کام دھندا ہی نہیں ہے۔ ممی آپ بھی اٹھیں۔ بھابھی آپ کو کیوں بیٹھی ہیں؟ اگر 1 گھنٹے کے اندر آپ سب تیار ہو کر نہ ہی تو میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ اب اس کی دہائی پر واقعی 1 گھنٹے کے بعد سب تیار تھے۔ دائم بیٹا مرتضیٰ کو فون کر دو، کہیں آفس نہ چلا جائے وہ۔ جی میں نے انکل علی کو کال کر دی ہے۔ ڈیڈ ویسے اصولن کے مطابق تو سامی کو گھر میں رہنا چاہیے، کیوں ہمارے ساتھ جا رہا ہے؟ اس نے سارم کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اوہ شٹ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ طلال نے افسوس سے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ خبردار تم رہو گھر پر، میں اپنا رشتہ لے کر خود جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ طلال دائم کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مائی گاڈ، میں نے آج تک تم جتنا بے صبر انسان نہیں دیکھا سارم، طلال نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ اس کے لیے ڈیڈ کہ آپ میرے دل کی حالت نہیں جانتے۔ شادی کا ورد کر کے تو میرے دل کا ایک خانہ دھڑکتا ہی بند ہو گیا، یعنی کہ حد ہو گئی ہے۔ میرے اسے چھوٹا موج مستی کر رہا تھا پھر رہا ہے، اور آپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے۔ آپ تو مجھے اس بار بھی سنگل ٹکٹ پر واپس بھجوا دیتے اگر مجھے خود اپنے خیال نہ آتا۔ مجھ پر تھوڑا سا رحم اور کریں انکل، مرتضیٰ سے کہیں یہ انگیجمنٹ کے چکروں میں پڑنے کے بجائے ہم سیدھا نکاح ہی کر لیتے ہیں، پھر آپ ہم دونوں کو 1 مہینے کے اندر انگلینڈ بھجوانے کا بندوبست کریں، کہیں واقعی میں اس سمیٹس میں فیل ہی نہ ہو جاؤں۔ اس نے طلال کے آگے ایک اور فرمائش رکھی۔ تو بیٹا تو مجھے پہلے بتا دیتے، ہم مولوی کو بھی ساتھ لے کے ہی چلتے۔ ہاں ڈیڈی، آپ کی اور میری سوچ کتنی ملتی ہے، آئی لو یو سو مچ۔ اس کی بات پر دائم نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا۔ ڈیڈ کو زیادہ مسالے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اس سڑی ہوئی شکل کو دیکھ کر وہ بیچاری رشتے کی حامی بھر لے، یہی بھی بہت ہے۔ نکاح کو خواب خیال سے ذہن سے نکال دے۔ دائم کی بات ہے، اس نے فوراً ایک گھسا اس کی بازو میں مارا۔ منہ سیدھا کر کے گاڑی چلاؤ، دوبارہ نہ آپ کسی میں مار دینا اور نہ میں بھری جوانی میں بغیر شادی کے اوپر پہنچ جاؤں۔ سارا اور عدن مسکراتے ہوئے باپ بیٹوں کی نوک جھوک سن رہی تھی۔ دائم ذرا سمیہ خالہ کے گھر کی طرف ٹرن لینا کیوں؟ یار اپنی بہن کو بھی ساتھ ہی لے چلتے ہیں ہم۔ پہلے ممی سے پوچھ لو وہ جائیں گی بھی یا نہیں۔ نمبر تو اس نے تمہارا ابھی تک بلیک لسٹ میں ہی ڈالا ہوا ہے۔ ارے نمبر سے یاد آیا، اس نے شرفو کا نمبر بھی بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ ہائے ربا، اب مجھے عظمی سے فون مانگنا پڑے گا۔ اس کی بات پر سوائے سارا کے سب ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ کیوں؟ اس نے تمہارا نمبر کیوں بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے؟ طلال نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ بس ڈیڈ کچھ نہ پوچھے میرے سے، آپ کو کیا پتا ایگزیکٹ کیا ہو رہا ہے۔ آج کل تو لوگ دہشت گردی پر اتر آئے ہیں، معصوم لوگوں کو دن دہاڑے بندوق دڑا کر گھر بدر کیا جا رہا ہے۔ اس کی بات پر دائم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جو اپنی ہنسی چھپانے کو باہر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ مرتضیٰ ولا میں موجود تھے۔ سامنے علی، رابیل، مرتضیٰ اور سلمی بیگم ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ سارم نے رابی کو دیکھتے ہی بتیسی نکال دی، اسے دیکھ کر منہ بناتے ہوئے عدن کے ساتھ اندر چلی گئی۔ طلال مرتضیٰ کے ساتھ باتوں میں مگن تھے، علی ان دونوں کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گیا۔ خیریت تو ہے؟ روٹی کے ٹائم ہی تم لوگوں کا قافلہ کیوں ہمارے گھر آ گیا؟ دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ نہ بیٹے نہ، پوری دال ہی کالی ہے، بس ابھی کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا، دائم نے اس سے بھی آہستہ آواز میں کہا۔ دوپہر ہونے تک طلال نے مرتضیٰ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ سارم کو ہول اٹھ رہے تھے، دائم کہیں ڈیڈی بھول تو نہیں گئے، تو یاد کروا دینا یہ دوبارہ۔ دائم نے اس کو دیکھتے ہوئے مزے سے کہا۔ یہ علی آج آفس کیوں نہیں گیا؟ آپ کی بارش میں دوسرا دڑکا رویا۔ کیوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ خبردار اگر تو نے
रवि को कुछ कहा, मुंह बंद कर, ये मेरा पर्सनल मामला है। अली तो आज ऑफिस क्यों नहीं गया? इसने दाइम का मुंह बंद करवा कर अली से पूछा। जाना तो था यार, मगर अब तुझे छोड़कर थोड़ी जा सकता हूँ। नहीं नहीं, तू चला जा, हम तो रात का खाना खा के ही जाएंगे, बेफिक्र होके जा। अच्छा, फिर मैं एक चक्कर लगा ही आता हूँ। मेरे आने से पहले लंच ना कर शुरू करना, बस 1 घंटे में आया। अली के जाते ही इसने मुंह पर हाथ फेरा, इर्द गिर्द देखा, सब अपनी अपनी बातों में मगन थे। वो आहिस्ता से खड़ा होकर दाइम से फौरन इसे बुलाया। सामी, कहाँ जा रहे हो? अच्छा अच्छा, पानी पीने जा रहे हो? एक गिलास मेरे लिए भी ले आना। जहर न ले आओ तेरे लिए बेटा, तुम बैठो मैं ला देती हूँ। सलमी आंटी फौरन खड़ी हुई। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं खुद ही ले आता हूँ। जल्दी लाना, मुझे प्यास लगी है। दाइम की बात और वैसे मुंह ही मुंह में गालियों से नवाजता डाइनिंग रूम से बाहर निकला और किचन की तरफ बढ़ा। अहम राबिल ने इसकी अहम पर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो खुद ही इससे एक काउंटर के पास वर्ड रखकर स्लिप के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। सब बातों में बिजी थे, किसी को तुम्हारा ख्याल नहीं। मैंने सोचा मैं ही तुम्हारी हेल्प करवा दूं। मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम भी जाओ यहाँ से। बगैर इस पर ध्यान दिए केक के ऊपर चॉकलेट की तेल लगा रही थी। तुम जाते क्यों नहीं हो इंग्लैंड? क्यों पाकिस्तान में धरना देकर बैठ गए हो? अरे मेरा धरना नाकाम नहीं गया, हुक्मन इलाही ने मेरे धरने का नोट्स ले लिया है और आज वो दूसरी पार्टी से मुज़ाकरात करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। 100% मुस्बत नतीजे बरामदा हुए। इसकी बात पर रावील का मुंह खुल गया। डोंट टेल मी, तुम यहाँ पर मेरा रिश्ता लेने आए हो? तो तुम्हारा क्या ख्याल है मैं यहाँ पर पिटने बंटे खेलने आया हूँ? माय गॉड, मैं बिल्कुल राजी नहीं हूँ। अंकल को रोको, वो डेट से कोई बात नहीं करें। जाओ जाके इन्हें बताओ। हाँ हाँ, मैं जा बता चुका हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर हमें इंग्लैंड भिजवाने का बंदोबस्त करें। इसने सामने पे पड़े केक से उंगली लगाकर चॉकलेट उतारी। बदतमीज, अभी गार्निश करके हटी हूँ मैं। तुम्हें कैसे पता मुझे चॉकलेट केक पसंद है? सच कहते हैं दिल को दिल से राह दी है। इसकी बात पर राबी ने उसे गुस्से से देखते हुए केक उठाकर फ्रिज में रखा। सारम ने फौरन दिमाग पर जोर दिया। इस वक्त के लिए भी एक गाना याद किया था। लुट्टे दी चादर उत्ते स्लेटी रंग माइया, ओहे सामने आओ सामने, कोलोनेरुस के लंग माइया। रवि ने हंसी छुपाने को मुंह बिल्कुल फ्रिज के अंदर कर लिया। तभी सारम ने टोन बदली। साढ़े कोलो सोना मुखड़ा लुखदानी, सजना मुंह एक फ्रिज तैलानी, फ्रिज तान ली, सजना ने मुखड़ा आगे फ्रिज तान ली। इसके गाने पर रवि ने बड़ी मुश्किल से अपने केक का गोंडा कटा। तुम्हें इस फोंडा गाना नहीं मिला था गाने को? क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कोई बात नहीं, मैंने तो इतने याद किए हैं, सारी जिंदगी सुनाते ही गुजर जाए। शट अप, मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी अली को बताती हूँ। दोबारा तुम्हें मनाए बगैर थोड़ी जाऊँगा मैं। बस इसी हफ्ते हमारी शादी हो जाएगी, फिर हमने इंग्लैंड भी जाना है, कि वाकई इस सेमेस्टर में फेल ही ना हो जाऊँ। कहते हुए इसने चूल्हे पर पड़े पतीले का ढक्कन उठाकर अंदर जाकर, मुझे तुम्हारी एक एक हरकत नजर आ रही है, वापस रखो इसे। राबी ने फौरन बिरयानी पर ढक्कन दिया। तुम हो अहले नज़र, तो तुम्हें क्यों नहीं आता आंखों का गुजारिश को समझने का सलीका? इसके मुहतरम लहजे में शेर पर्दे पर राबीर का दिल पहली बार किसी अनोखी ताल पर धड़का था। इसने चेहरा फेर कर बमुश्किल लहजे को सहज बनाया। मैं ना बड़ी रूखी फीकी सी लड़की हूँ, तुम्हारी ये शायरी मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। ओ थैंक गॉड, कोई एक तो प्लस पॉइंट मिला। मुझे भी शायरी बिल्कुल नहीं पसंद। ये शायर तो मैंने दाइम के कहने पर रास्ते में आते हुए समायत के तौर पर इसके मोबाइल से देख कर याद किया था। इसने कहा लाजमन ज़रूरत पड़ेगी, एक याद कर ले। हाय कितना अच्छा है मेरा भाई। इसके कहने पर राबी ने दिल के धड़कने पर लानत भेजते हुए फौरन स्टैंड पर से चुनरी उठा ली। तुम्हें बिठाई, तुम्हें पता है दाइम ने तो शादी के बाद शायर और शायरी में PhD कर ली है। निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें इधर ही ज़बह कर दूंगी। वो जैसे ही छुरी लेकर इसकी जाना पड़ी, सारम दोहर ही छलांगों में किचन से बाहर। तुम्हें शेर पसंद नहीं आया? तुम्हें ठहरो, मैं अभी इसके मोबाइल से दूसरा याद करके आता हूँ। अब तुम राजी हो ना? फिर मैं हाँ समझूं। और छुरी लेकर इसके पीछे किचन से बाहर निकली। छुरी देखकर भागता हुआ वो रास्ते में आते दाइम से टकर गया। तुम गालबन पानी लेने आए थे राबी, तुमने तो ये छुरी क्यों उठा ली है? अब अपने इस भाई को यहाँ से ले जाए, वरना मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इसने दाइम के पीछे खड़े सारम को देखकर छुपाते हुए कहा, हुआ क्या है? क्या होना है जलील? जो तूने मुझे शायर याद करने को कहा था, मैंने इसको सुना दिया। अब इसे पसंद नहीं आया तो मेरा क्या कसूर? अभी इस इंसान तो मुझे कोई काम का शेर नहीं बता सकता था क्या? इसकी बात पर दाइम हंसते हुए वहीं सोफे पर गिर गया। हदन इनकी आवाज़ें सुनते बाहर आ गया। हाय भाभी, मैं लुट गया, आज आपके शोहर ने मेरा रिश्ता होते होते रखवा दिया। हाय, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा खुद कोशिशें में। सामी
डार्लिंग तू क्यों नहीं मान लेता? तेरी किस्मत में शादी नहीं। अंदर से आते अली ने दाइम की बात पर केक लगाया। यार इसका कोई वजीफा भी असर नहीं करता। सामी तो क्यों नहीं मान जाता? तूने सारी जिंदगी गंवारे रहना है। तुम्हारे मुंह में खाक। तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मैंने सोचा कहीं तुम सारा कुछ अकेले ही ना निकल जा, बस इसलिए रास्ते से वापस आ गया। राबी लगाओ खाना, भूख लगी हुई है। इसे कहकर इन दोनों को लिए डाइनिंग रूम में आ गया, जहाँ तलाल मुर्तज़ा से बात कर रहे थे। मुर्तज़ा, मैं आज तुम्हारे पास से एक गुजारिश लेके आई हूँ। गुजारिश कैसी? बोलो, क्या बात है? आज हम सारिम के लिए राबील का हाथ मांगने आए हैं। राबी मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह अजीज है। मैं चाहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए हमारी घर आ जाए। हमें जो जवाब हमें चाहिए। इनकी बात और मुर्तज़ा बेगम की तरफ देखा। जुनैद ने मुस्कुराते हुए अनीदा दिया। हमें कोई इतराज़ नहीं राबील, आज से तुम्हारी बेटी है। बहुत बहुत शुक्रिया यार। तलाल खड़े होकर इनकी गले लगे। डैड की बात पर अली ने एक थप्पड़ सारम की गर्दन पर मारा, फिर हंसते हुए इसे गले लगाई। ये मेहर लगानी बहुत ज़रूरी है। इसने हाथ फेर कर गर्दन सुलाई। मुर्तज़ा, एक और बात है, मैं जल्द अज जल्द यह फ़र्ज़ अदा करना चाहता हूँ। सारम की स्टडी का मसला ना हो तो तुम्हें इस जल्दबाजी पर मजबूर न करता। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द निकाह हो जाए, फिर इसी महीने इन दोनों को इंग्लैंड भिजवा दूँ। इतनी जल्दी? सरमी ने हैरत से मुर्तज़ा की तरफ देखा। भाभी, मुझे रबील बिल्कुल अपने बच्चों जैसी है। मैंने कहा ना, अगर सारम की स्टडी का मसला ना होता तो कभी आप लोगों को मजबूर न करता। इसका लास्ट सेमेस्टर है, फिर तो ये हमेशा के लिए पाकिस्तान आ जाएगी, इसलिए हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये फ़र्ज़ अदा हो जाए। तलाल की बात पर दाइम ने फ़ौरन सारम के करीब आया। ऐसी कौन सी आग लगी है? सेमेस्टर पूरा करके शादी करवा लेना। मैं कहता हूँ अभी रहने देते हैं। खबरदार, अगर तूने टाक पर सैया ला करके कोई राह निकली है, मेरे भाई ने यहाँ मशवरा देकर इसे ना बंद करवाई। देख तरस खा मेरे पर। इन्हें सबसे नजरें बचाकर दाम के आगे हाथ जोड़े। ठीक है तलाल, जैसे तुम कहो। राबील, आई से तुम्हारी बेटी है, मुर्तज़ा से कहो। मुर्तज़ा ने कहा, थैंक यू सो मच। फिर इस महीने की कोई डेट रख लेते हैं, फिर तुम लोग फाइनल करके मुझे बता देना। डेट की बात है। सारम ने शुक्र अदा करते हुए मुंह पर हाथ फेरा। दाइम, याद रखना, जाते हुए मस्जिद में पैसे डाल के जाने हैं। सलमी, राबील को तो बुलवाओ। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। आदन, बेटा जाओ, रबील को लेके आओ। सलमी आंटी की कहने में फौरन उठी। आई जेठानी साहिबा, आपकी सास आपको याद कर रही हैं। इसने रबी के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा। हाय अल्लाह, अंकल ने बात कर ली डेट से। ना सिर्फ बात की बल्कि इस माह की डेट भी फाइनल कर रहे हैं। हाय, यानी कि मुझे इस माह के इस बदतमीज के साथ रोसत कर देंगे वो? शर्म करो कुछ, अब तो थोड़ी सी इज्जत कर लो इसकी। कितना इस बेचारे ने शादी का मशोर मचाया हुआ था। रबील की आंखों में सचमुच के आंसू आ गए। रबी, क्या हो गया यार? सारम तुम्हारी आंखों में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी बातों रोते हुए हंस पड़ी। ड्राइविंग रूम में जाते ही सारे ने फौरन ने खुद से लिपट के प्यार किया और अपने हाथों से कंगन उतार कर सर बनाए। सलमी, आज से रबील हमारी इमानत है। सारे ने सलमी की गिरद बाजू फैलाकर कहा। बेटी को देखकर इनकी आंखों में आंसू आ गए। सारम के दांत अंदर ही नहीं जा रहे थे। राबील शर्माते लचकाते सी सारे के साथ बैठी थी। जब सारम की खांसने पर इसने नजर उठाकर इसे देखा। सारम ने इसे मुतवज्जो होते ही एक आंख बंद कर ली। अम्मी, मैं खाना लगवाती हूँ। वो इसकी शोह नजरों से घबराकर फौरन उठी। खुशगवार माहौल में खाना खाकर तलहा ने कुछ देर बाद इजाज़त मांगी। जाते जाते सारम इसके पास रुका। बस कुछ दिन है, फिर गिन गिन के बदले ले लूँगा तुमसे। फिक्र न करो, अपनी छुरी साथ ही ले आऊँगी मैं। इस फिर से पहले वाली टून में आता देखकर वो अस्तगफिरुल्लाह कहकर बाहर निकला, जहाँ दाइम हारन पर हाथ रखकर वापस उठाना भूल गया। आज सुमैया हाल की आमद हुई थी और वो कब से सारा के साथ साथ जोड़े बैठी थी। सानम के बावजूद इनकी तरफ कान लगाया कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सच पूछा, आज तुम्हारी याद ही मुझे यहाँ खींच रही। पार्टी में भी आने का दिल नहीं किया मेरा। मैं कह कुछ भी हो, औलाद के गलत फैसलों की वजह से मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ सकती ना। समिया ने कह सारे के हाथ बढ़ा रखा। समिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। इस वजह से मैं इतनी देर से तुम्हारी तरफ नहीं आई। मैंने तो हमेशा नेहा को लाने का सोचा था। मुझे क्या पता था दाइया सब कर जाएगा। सोचा था और क्या हो गया। नेहा तो जिस दिन से वापस गई है यही कहती है कि आइंदा इस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। इतना दिल टूटे है मेरी मासूम बच्ची का। समिया ने दुखी दिल से कहा। तुम इससे कहना मेरी कॉल को रिसीव करे। इतने दिन हो गए हैं इससे बात किए। लो, तुम बात करने का कहती हो और वो कहती है कोई मेरे सामने इस घर की किसी फर्द का नाम तक ना ले। देखो, सारा जो होना था हो गया। अब कब तक तुम हाथ पर हाथ रखे बैठी रहोगी? जांच रहो। अब इस विलास से दम नहीं घुटता तुम्हारे इसे देख कर। समिया ने अदन को अपनी तरफ आता देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। उन्हें सलाम करके सारम के पास बैठ की। उठो, कमरे में चलते हैं। सारे इन्हें लेकर अपने कमरे में आ गई। सारा कुछ करो करो, मेरा तो इसे देखते साथ ही बीबी शूट कर गया है। तुम्हें कुछ नहीं होता क्या? तुम्हारा क्या हाल है? मैं ऐसे ही बैठी हूँ। पूछो मत, कितनी तकलीफ होती है मुझे। मगर दाइम की आंखों पर तो पता नहीं कौन सी पट्टी बांध दी है इसने।
वो तो जो वैसे ही अंधा हो गया है, इसकी नज़र में तो सिर्फ मैं ही बुरी हूँ। और सारम को देखो, इससे तो भाभी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। और तो और कल मैंने हैरान रहेगी जब तलाल ने कहा दाइम की चॉइस लाजवाब है, अतन बहुत फरमादार बच्ची है। एक तलाल ही तो खिलाफ थे दाइम के फैसला का, मगर इस दिन दाइन ने पता नहीं कौन से जादू करके सबको अपनी तरफ कर लिया है। मैं इसे इस घर से निकालने का मंसूबा कर रही हूँ और वो है कि सबको अपनी मुट्ठी में करती जा रही है। सारा ने अजहद परेशानी से कहते हुए समिया को देखा। सारा तुम तो बोली हो मेरी बहन, तुम्हें क्या जानो आजकल की लड़कियों को। नेहा अब इस घर में आना भी पसंद नहीं करती, मगर मैं इसकी माँ हूँ, अच्छे से जानती हूँ इसको। तुम इस मुसीबत से जान छुड़ाओ, मैं खुद नेहा को दाइम से शादी करने पर राजी कर लूँगी। क्या तुम सोचती हो मैंने कुछ नहीं किया? वो खुदा खुदा करके इसकी रिपोर्ट बनवाई थी और वो बजाय इस घर से निकालने के मुझ पर आकर चढ़ाई करने लगा। शुक्र है इसने तलाल को कुछ नहीं बताया। खटक तो तलाल भी गए थे कि नेहा एकदम क्यों चली गई है, मगर मैंने अभी इन्हें मुतमईन कर दिया। लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, अब की बार ऐसा तब पता फेंकूंगी कि दाइम उसे ढूंढता ही रह जाएगा। सारा के दिमाग फौरन एक सोच पर लहराया, ये हुई ना बात, तुम माँ हो, इसकी कुछ भी कर सकती है। एक बार ये लड़की इस घर से चली जाए दाम तो ये तक भूल जाएगा कि कभी इसकी शादी भी हुई थी। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा अब मैं चलती हूँ, नेहा को पता चल गया तो फिर से शोर मचाएगी। ठीक है, नेहा से कहना मेरी बात करे, मैं इसे बहुत मिस कर रही हूँ। ओके कह दूंगी। वो अपना बैग उठाकर बाहर चलेगी। आज पूरा चांद की रात है। वो दोनों टेरेस पर खड़े काफी पी रहे थे। नीचे लाइन में दरख्त साकन खड़े थे। चांद की ठंड से रोशनी इन दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। सब कितना अच्छा हो गया है ना। कभी मैं सोचा करती थी कि मेरी जिंदगी में अब कभी कोई खुशी नहीं आएगी, मैं कभी अपने घर वालों से नहीं मिलूंगी। इसी तरह दर बदर का दुख सहती ही जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, वो एक मुआवजा था कि अल्लाह ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा। सिर्फ आपकी बदौलत मेरी जिंदगी फिर से रंग भर गई। मैं अपने घर वालों से मिल ली, डैड ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, मुझे जिद मकाम हर चीज वापस मिल गया। वह सांस लेने को रुकी। आपने ठीक कहा था, आपका साथ मुझे हर दुख भुला देगा। आज मैं इकरार करती हूँ, दुनिया का हार्ट मार्ट दाइम तलाल नहीं होता। वो आंखों में नीमी लिए ऐसे देख रही थी जिसने काफी का कप रखकर दोनों बाजू के इसके गिर्द हमायल करके इसके गने बालों वाला सर पर अपने लब रख दी। आई लव यू माई वाइफ। दाइम की बात ने संभर का मुस्कुराते हुए इसके छाने से सर टिका दिया। हालांकि हर चीज ठीक हो चुकी है, फिर भी मुझे लगता है कुछ गलत हो जाएगा या कुछ गलत होने वाला है। दाइम की बात पर इसकी शर्ट के बटनों से उंगली फेरती अदन का हाथ लम्हे भर को थमा। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, अब कुछ गलत नहीं होगा। अब हमारी जिंदगी में सुकून है। सबसे बड़ी बात, सारिम की शादी फिक्स हो गई है। थैंक गॉड मम्मी ने इसकी चॉइस को एक्सेप्ट कर लिया। मम्मी हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं, वो सिर्फ आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, मुझे भी कर लेंगी। आहिस्ता सा आप जो हैं मेरे साथ। इस कहने पर दाइम की मुस्कुराहट गहरी। आप कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? कभी दूर तो नहीं होगी ना मेरे से? इसने बाजू का घेरा तंग किया। क्या हो गया? आप की कैसी बातें कर रहे हैं? पता नहीं यार, मुझे क्यों लग रहा है कुछ हो जाएगा। मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार सिंगल दे रही है। आपकी छठी हिस्स को और कोई काम नहीं है, बिला वजह वहमों को शिकार न हो। हम दोनों की एक दूसरे से कोई दो नहीं कर सकता। नाउ एवरीथिंग इज दी परफेक्ट। अपना ख्याल रखा करें, मैं आपके बगैर हरगिज नहीं रह सकता। दाइम ने चांद की रोशनी में चमकती इसके चेहरे को देखते हुए कहा। क्या हुआ? क्या है? आज से पहले तो कभी आपने ऐसी बातें नहीं की। इसकी बात पर वो होलने से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में खो सी गई। आज से पहले आपने इजहार भी तो नहीं किया। कान तरस गए थे मेरे। आई नो आप मेरी मुस्कुराहट की बहुत बड़ी फ़ैन है, मगर इसी तरह ना देखें मुझे। इस तरह देखते थे मुझे यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए हैं। उफ, सैकड़ों लड़कियां मरती थी मेरे मेट्री स्माइल पर। इसकी बात पर अदन ने तब कर इसके बालों का हल्का तोड़ा। एक लड़की मुझे अभी भी याद है। क्या नाम था इसका? हाँ, लाइबा। इसकी ब्लू कलर की आंखें थी। आज की रात इन्हीं यादों के साथ टेरेस पर ही गुजारनी है। हवदा जो कमरे में आया हुआ चीखे कहती कमरी जाने वाली। इसकी धमकी पर दाइम पूरी दिल से हंसता इससे पहले कमरे में पहुंच गया। डैडी सिंगापुर वाले कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में मीटिंग में है। आज डेलीगेशन आया हुआ है। रात 8 बजे मीटिंग है, आप आएंगे ना? नाश्ते की टेबल पर इसने तलाल से कहा। सारे के फौरन कान खड़े होकर कहाँ पर है? पीसी में। तुम इसे खुद हैंडल करो, ये तुम्हारा काम है। मैं कर लूँगा, लेकिन आप आ जाते तो ज़्यादा अच्छा था। बेटा मैं हर जगह तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, इसे तुमने कवर करना है। एंड आई होप तुम पहले की तरह भी मैनेज कर लोगे। ज़रूर कर लूँगा। सारे ने जूस पीते हुए दाइम के साथ बैठी अदन को देखा। किस्मत इन्हें एक और मौका दे रही थी हर मुसीबत से जान छुड़ाने के। से तो किसी सूरत हाल से जाने नहीं दे सकती थी। इट्स मीन तुम आज डिनर पर हमारे साथ नहीं होगे। सारा ने इससे अपने मकसद की बात पूछी। जाहिर है मम्मी, डिनर मुझे इनके साथ ही करना पड़ेगा। इन्होंने दाइम की बात पर मुस्कुराकर सर हिलाया।
शाम के बाद सारा चमकते चेहरे के साथ कमरे से बाहर निकली। इलेक्शन के बाद तलाल अपनी मामूल की रूटीन में मसरूफ हो गए थे। सारम कहीं बाहर निकला हुआ था और हील की टिक टिक बजाय अदन के पास आई, जो स्क्रीन पर बीबीसी लगाई बैठी। क्या कर रही हो? थिंक नथिंग, फ्री हूँ। क्या हुआ? फ्री हो तो मेरे साथ चलो। सारम की शादी में कुछ दिन रह के हैं, सारी शॉपिंग करने वाली है। रियान की शादी पर तो अनाया यहाँ थी, मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी, लेकिन अब राबिल की चॉइस का मुझे कोई अंदाजा नहीं। तुम्हें तो होगा, सो तुम मेरे साथ चलो। मैं चलूँ? अदन ने हैरत से पूछा। सांस की जानिब से मेहरबानी पहले तो कभी नहीं हुई थी। हाँ तुम चलो, जल्दी करो, टाइम का कम है, रात होने वाली है, डिनर टाइम से पहले वापस आना है। अच्छा मैं चादर लेके आती हूँ। जो कुछ सेकंड में वो चादर ले सीढ़ियों से उतरी। और लॉन्च में टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाया। ये मोबाइल क्या करना है? अभी वापस आ जाना है हमने, इसकी ज़रूरत नहीं। सारे ने इसे मोबाइल उठाते देखा। कहा अच्छा फिर मैं पहले टाइम को कॉल करके बता दूँ। क्यों, तुम्हें यहाँ दुनिया छोड़ के जा रही हो? जो टाइम को पहले इन्फॉर्म करना है। आज मीटिंग है, इसकी काम करने दो इसे। सारा की कहने पर इसने मोबाइल वापस रख दिया। अजमी इसे मेरे कमरे में रखा हुआ कहकर सारे के हमरान बाहर निकले। कुछ ही देर में बाद वो मार्केट में मौजूद थे। सारा ने ड्राइवर को वहीं रुकने का कहा और खुद इसे साथ लिए मुख्तलिफ शॉपिंग की चक्कर लगाने लगी। एक घंटे से वह इससे दूसरी और तीसरी शॉप आ जा रही, मगर कुछ पसंद नहीं आ रहा था। मम्मी रात होने वाली है, कुछ तो चूज कर लें, अभी घर भी जाना है। कितनी फजूल आइटम्स दिखा रखी हुई हैं इन्होंने यहाँ पर, एक ही ढंग की चीज़ नहीं है। क्यों इनके कलर पसंद नहीं आ रहे? और कहीं मेटेरियल हल्का देखकर वो दूसरी शॉप में चल जाती। 2 घंटे पूरे माल का चक्कर लगा चुकी थी, कोई मगर कोई चीज़ सारे की नाक के नीचे नहीं आई। मम्मी मेरे ख्याल है हम कल को किसी और माल में चलेंगे, वहाँ से शॉपिंग कर लेंगे, अब वापस चलते हैं। इस दिन शाम का अंधेरा फैलते हुए फिर से सारा कहा, अब ऐसी भी खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, आए हैं तो कुछ लेकर ही जाएंगे ना। यहाँ पर तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आओ कहीं और चलते हैं। वो माल से निकलती से लेकर काफ़ी दूर देर चलने के बाद एक सुनसान से बाजार में आ गई, जहाँ ये पर रश न होने के बराबर था। यहाँ से आपने क्या लेना है? अदर ने हैरत से इधर देखा, जहाँ अदर देखा औरतें ही चीज़ें खरीदती नजर आती। हर तरफ सिर्फ आदमी ही आदमी थे। बहुत सी दुकानों के शटर बंद हो चुके और शिट, ज्वेलर तो पीछे रह गया। मैं डायमंड रिंग का ऑर्डर देना था। अच्छा तुम इधर ही रुको, मैं अभी ऑर्डर दे के आई। क्या मतलब आपका? मैं यहाँ रुकूँ? हरगिज़ नहीं, मैं यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं आपके साथ ही चलती हूँ। क्यों, तुम्हें कोई खा जाएगा यहाँ पर? इधर ही रुको, मैं अभी आती हूँ। मम्मी मुझे डर लगा है, लोग कैसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, ऊपर से रात हो गई है, मैंने नहीं रुकना यहाँ पर, अब मेरे साथ ही जाऊंगी। हाँ तो तुम तो आसमान से उतरी ही कोई हूर होना, जैसे लोग आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, और तो कुछ नजर आ ही नहीं रहा। लोगों को रुको इधर ही। और सामने वाली सड़क पर ड्राइवर को खड़ा है, अभी आती हूँ मैं। सारे से छड़क कर पीछे की तरफ बढ़ गई। इसे वहां पर खड़े आधे घंटा हो गया। बहुत सी दुकानें बंद हो गई थी, बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, मगर कोई सारा का नाम निशान नहीं था। इस तरह मुकम्मल अंधेरा हो जाने के बाद वो सामने वाली सड़क पर जा खड़ी हुई, जहाँ सारा की कहने मुताबिक ड्राइवर मौजूद था, लेकिन इस सड़क पर भी कोई नहीं था। ये सड़क और गलियां तो इसने कभी नहीं देखी थी, जहाँ सारे से आज दिख रही थी। स्ट्रीट लाइट्स रोशनी हो गई थी, कोई कोई ट्रैफिक आ जा रही थी। कुछ आवारा से लड़के सीटियों में जाते इसके आगे से 2-3 बार गुजर चुके थे। खौफ के मारे अब इसे रोना आ रहा था। अंधेरा छा रहा था, सो फैल गया। सब सड़क पर खड़े 2 घंटे गुजर गए थे। अजीब इलाका है, इस वक्त तो शहर की रोशनियां जरूर बुझाती हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं है। या अल्लाह, मम्मी कहाँ रहेगी? ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो 2 घंटों में नहीं दे रही? वही लड़के बेहंगामा कहलगाए हाथों में बोतलें पकड़े दोबारा इसकी तरफ आ रहे थे। कब से खड़ी हो बुलबुल? मेरा ख्याल है तुम्हारे घर इस सड़क पर सीधा जाकर आता है। आई तो वहां पर भी मेला लगा हुआ है, चलो तुम भी हमारे साथ चलो। इनमें से जैसे ही एक लड़का इसकी जाना बढ़ा, इसने फुल स्पीड में एक तरफ भागना शुरू कर दिया। लड़के ऊंची आवाज में हंसे इसके पीछे आ रहे थे। इनकी चाल की लड़खड़ाहट बर्तों में मौजूद मशरूफ का अंदाजा हो रहा था। वह जानती थी वो बहुत जल्द इस तक पहुंच जाएंगे। वो बगैर पीछे देखे भाग रही थी, तभी एक लड़के ने इसके पाँव में कांच की बोतल मारी। बंद शूज होने की बाइस कांच इसके पाँव में नहीं लगा। अब वो गालियां बकना शुरू हो चुके थे। तभी इससे सड़क पर कोई फैमिली पैदल आती दिखाई दी। फौरन भागकर इन लोगों के पास चली गई। प्लीज हेल्प, प्लीज मुझे बचाएं, ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। रोते हुए एक औरत के पीछे छुप गई। इस फैमिली में 2-4 अच्छी जिसामत वाले लड़के मौजूद थे। इन्हें देखते ही इसके पीछे भागते लड़के वापस मुड़ गए। कौन है आप? इस वक्त इस एरिया में क्या कर रही हैं? इस औरत ने फौरन इस कामते वजूद को अपने सामने किया। मैं अपनी फैमिली के साथ ही, अचानक वो लोग आगे चले गए और मैं पीछे रह गई। किस तरफ गए हैं वो लोग? इस एरिया से दूर सड़क निकल रही है, शहर की आबादी वाले हिस्से की तरफ जाती। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स ऑन थी, जबकि दूसरी सड़क पर मुकम्मल अंधेरा। अदन ने अनजाने में एक तरफ इशारे किया। सामने वाली औरत की आंखों में हैरत जागी। आप इधर रहती हैं क्या? नहीं, मेरा घर सिटी की दूसरी साइड पर है। आपके पास मोबाइल फ़ोन है? प्लीज़ मुझे दें, मुझे अपने हस्बैंड को कॉल करनी है प्लीज़। इस औरत ने हैरत से देखते हुए फ़ोन आगे किया। अदन ने कांपते हाथों से डायल का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी, मगर इसके कॉल रिसीव नहीं किया। और इस वक्त
मीटिंग में था। मोबाइल को ऑपरेट होता देखकर स्क्रीन पर आने वाले अननोन नंबर को कट करके मैनेजर की तरफ मतवजह है। प्लीज जल्दी करें, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं। यहाँ पर तो दिन में लोग नहीं आते और रातों खड़ी हैं। हम तो वॉक करने निकले थे, घूमते घुमाते बच्चों को आइसक्रीम दिलवाने के लिए। इस शो पर आगे, वरना यहाँ पर इस वक्त कोई नहीं आता। प्लीज सिर्फ 1 मिनट मुझे फिर से ट्राई करने दें। वो लड़का फिर से सड़क पर से गुजर रहे थे। इसने दोबारा नंबर डायल किया, लेकिन एक बार फिर बेल बज के बंद होगी। वो रोते ही दोबारा इसका नंबर डाल रही थी। वो नहीं जानती थी वो इस अंधेरी सड़क पर से दलदल की तरफ जा रही थी, जहाँ से एक बार पहले सही सलामत निकल आई थी।